जब पहली लिंचिंग हुई थी यूपी में तो अखलाक की हुई थी, और अखलाक की लिंचिंग के फ़ौरन बाद जब उस पर लोगों ने उसका विरोध किया तो अखलाक के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया था, गोमांस रखने का उसका। फिर बाद में जांच हुई, पता चला कि वो तो मटन था, गोमांस नहीं था। उसके बाद में फिर अब ये जो अलीगढ़ में जो लिंचिंग हुई है फरीद की, इस पर और इसके परिवार के 8 और लोगों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया। और अब यहाँ पर ये थाना भवन वाले मामले में, शामली के इस मामले में, इसमें मुझ पर और 4 और लोग हैं उन पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये डराने की कोशिश है सीधे सीधे, ताकि कोई आवाज़ ना उठा सके, कोई बोल ना सके। शामली के एसपी का जो बयान मैंने पढ़ा है, जो उन्होंने अमर उजाला को दिया था और अमर उजाला में जो लिखा है, अगर उसी बयान को आधार मान लिया जाए मुझ पर एफआईआर दर्ज होने का, तो मेरे बयान में जो मैंने ट्वीट किया था उसमें और शामली के एसपी ने जो कहा था उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फिर तो उस हिसाब से शामली के एसपी पे भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर आधार यही है, जैसे उन्होंने कहा कि पीट पीट कर उसे पीटा जिस रास्ते में उसकी मौत हो गई, तो यही मैंने लिखा था अपने ट्वीट में कि उसको पीटा गया, रास्ते में इलाज के उसको परिजन उसको ले जा रहे थे, उसकी जान चली गई। अब उन्होंने कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज किया है, तो मुकदमा दर्ज करने का अधिकार उनके पास में है। तो अगर शामली के एसपी कोई आधार, मेरे बयान को अगर आधार बना करके, मेरे ट्वीट को आधार बना करके अगर मुझ पर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो ऐसा ही बयान, उसी से मिलता जुलता बयान जो शामली के एसपी ने दिया है और अखबार में छपा है, तो अपने ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज कर लें, वो ज्यादा सही रहेगा। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। देश भर में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में शामली में एक मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उस घटना की जानकारी ट्विटर पर साझा करने के आरोप में 2 पत्रकार एवं 3 मुस्लिम युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है शामली पुलिस ने। उनमें से एक वसीम अकरम त्यागी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है मामला। क्या मामला है वसीम भाई, शामली पुलिस ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की है? नहीं, ये तो पुलिस का मामला है। देखो, पत्रकार को सिखाया गया है कि पुलिस के बयान को, जब हम पत्रकारिता पढ़ने गए थे तो हमें सीधा सीधा कहा गया कि पुलिस के बयान पर यकीन नहीं करना है, उसे क्रॉस चेक करना है। लेकिन होता क्या है, अब जिस तरह से सरकारें चल रही हैं और जिस तरह पुलिस काम कर रही है, उसने क्या है कि क्रॉस चेकिंग को ही समाप्त कर दिया है। उसे अगर आप क्रॉस चेकिंग का सवाल करेंगे, अगर आप, और ख़ास तौर से मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर अगर आप सवाल करेंगे, तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, फिर एफआईआर कर दी जाएगी। और एफआईआर उनका अधिकार है करने का, ठीक है, उनके पास में कानून है, तो वो पावर में है, वर्दी है। हमारे पास में सिर्फ एक कलम है, अब तो कलम भी नहीं, अब तो कीपैड है। तो एफआईआर कर दी उन्होंने, अब देखेंगे कोर्ट में इसको। लेकिन सवाल इसमें यह है कि जिन मामलों, जिस तरह का आधार बनाकर एफआईआर की गई है कि लिंचिंग नहीं हुई थी, इसे सांप्रदायिक, उसमें सांप्रदायिक का कोई जिक्र नहीं। मेरे ट्वीट मौजूद हैं, मैं कभी सांप्रदायिक भाषा का यूज़ ही नहीं करता। उसमें आप दिख जाएगा साफ स्पष्ट बिल्कुल कि ये मृतक है, ये आरोपी है, उनके सबके नाम उसमें स्पष्ट लिखे हुए हैं। और यही बात शामली के एसपी ने कही है बयान में, वो भी अमर उजाला में छपा हुआ है। और फिर अमर उजाला ने फिर यहाँ तक कहा है उसमें कि पुलिस अगर लापरवाही ना करती तो शायद जान भी बच सकती थी उस शख्स की, जो फिरोज नाम का युवक था, जिसे पीटा गया 3 लोगों द्वारा। फिर 112 बुलाई गई और 112 से लेकर के चली गई पुलिस चौकी। वहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे तक उसे रखा गया। ये अमर उजाला की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 1.5 घंटे तक उसे वहाँ पे बैठा के रखा। उसकी तबीयत वहाँ बिगड़ती चली गई। फिर उसके परिजन आए, वो उसे लेकर के अस्पताल जा रहे थे तो उसने दम तोड़ दिया। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि लिंचिंग की घटना नहीं है, फिर कहते हैं कि वो नशा करता था। तो ये चीज़ों को गड़बड़ करके एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना जैसा है। और ये ट्रेंड देखा गया है ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में। जब पहली लिंचिंग हुई थी यूपी में तो अखलाक की हुई थी, और अखलाक की लिंचिंग के फ़ौरन बाद जब उस पर लोगों ने उसका विरोध किया तो अखलाक के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया था, गोमांस रखने का उसका। फिर बाद में जांच हुई, पता चला कि वो तो मटन था, गोमांस नहीं था। उसके बाद में फिर अब ये जो अलीगढ़ में जो लिंचिंग हुई है फरीद की, इस पर और इसके परिवार के 8 और लोगों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया। और अब यहाँ पर ये थाना भवन वाले मामले में, शामली के इस मामले में, इसमें मुझ पर और 4 और लोग हैं उन पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये डराने की कोशिश है सीधे सीधे, ताकि कोई आवाज़ ना उठा सके, कोई बोल ना सके। और जो पुलिस की नाकामी है, जो पुलिस की लापरवाही है, उस पर कोई ना बोल सके। और सरकार
जिस तरह से लीपापोती कर रही है, जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं कानून का राज है, कानून का राज नहीं है। कानून का राज अगर होता तो वो जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं होते। कानून का राज होता तो हम पर एफआईआर नहीं होती, बल्कि पुलिस हमें एफआईआर करने से पहले उन आरोपियों को गिरफ्तार करती जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने फिरोज को पीटा और पीटने के बाद में उसकी जो जान चली गई। उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। अभी तक जब मैं बोल रहा हूं यहां आपके साथ में, आपके चैनल के माध्यम से, तब तक गिरफ्तारी की खबर अभी तक नहीं आई है। हाँ, हम पर एफआईआर की खबर आ गई है। अच्छा, क्या लग रहा है जो एफआईआर हुई है सिर्फ इसलिए हुई है कि आप मुसलमान हैं, आपने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है? देखिए, ये तो एफआईआर करने वाले जाने के मुसलमान की वजह से की है या कैसे की है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम पांचों युवक जो हैं जिन पर एफआईआर हुई, पांचों मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जो मृतक है वो भी मुस्लिम समुदाय से है, और आप पत्रकार हैं, बल्कि आपका काम है जो घटना हो उसको लिखना, उसको लोगों तक पहुंचाना। अगर घटना लिखने पर, खबर पहुंचाने पर ये एफआईआर होगी तो पत्रकार कैसे काम करेंगे अपना? नहीं, ये तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो बात है, मामला उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मामला नहीं है सर, ये फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है कि आपको अपने अधिकारों की भी आज़ादी है कि नहीं है। एक आदमी को भीड़ पीट के मार डाले और उसकी रिपोर्ट करने वाले को जो उसको दिखाए, लोगों को बताए कि ये जघन्य अपराध हुआ है, उस पर आप एफआईआर दर्ज करें, तो सीधे सीधे कानून की कलाई खोल रहा है और दिखा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो दावे किए जा रहे हैं वो वैसे नहीं है जैसे किए जा रहे हैं, बल्कि सच्चाई कुछ और है। जरा सी कुछ घटना घट जाए कुछ, तो जो बुलडोज़र है, बुलडोज़र का जो न्याय जिस तरह से शुरू हुआ है वो तुरंत पहुंच जाता है किसी भी आरोपी के घर, बशर्ते आरोपी का उर्दू नाम में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है अब अलीगढ़ में क्या हुआ, जो फरीद है जिसको मारा गया, उसी के उसके आरोपियों को समर्थन में उतर आए बीजेपी के लोग। यही यहाँ होगा थाना भवन में। अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा ये भी, क्योंकि गिरफ्तारी तो अभी तक हुई नहीं है, आज चौथा रोज है। अच्छा, हमने इस मामले पर शामली के एसपी से भी बात की, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा एफआईआर है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पुलिस बोलने से बच रही है। शामली के एसपी का जो बयान मैंने पढ़ा है, जो उन्होंने अमर उजाला को दिया था, और अमर उजाला में जो लिखा है, अगर उसी बयान को आधार मान लिया जाए मुझ पर एफआईआर दर्ज होने का, तो मेरे बयान में जो मैंने ट्वीट किया था उसमें और शामली के एसपी ने जो कहा था उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फिर तो उस हिसाब से शामली के एसपी भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर आधार यही है, जैसे उन्होंने कहा कि पीट पीट कर उसे पीटा, जिस रास्ते में उसकी मौत हो गई, तो यही मैंने लिखा था अपने ट्वीट में कि उसको पीटा गया, रास्ते में इलाज के उसको परिजन उसको ले जा रहे थे, उसकी जान चली गई। उन्होंने कह रहे हैं क्या मुकदमा दर्ज किया है, तो मुकदमा दर्ज करने का अधिकार उनके पास में है। तो अगर शामली के एसपी कोई आधार, मेरे बयान को अगर आधार बना करके, मेरे ट्वीट को आधार बना करके अगर मुझ पर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो ऐसा ही बयान, उसी से मिलता जुलता बयान जो शामली के एसपी ने दिया है और अखबार में छपा है, तो अपने ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि लगे कि और उसमें निष्पक्षता भी से जो है उस पर भी कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा, इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया है। उनका कहना है कि मैंने संसद में पहले ही कहा था जो नए क्रिमिनल लॉ हैं वो बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए बनाए जा रहे हैं। क्या लगता है ये नए क्रिमिनल लॉ का मतलब ताज़ा उदाहरण? हाँ, बिल्कुल नए क्रिमिनल लॉ की बात उन्होंने जहाँ तक की, भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। इससे पहले हमारे देश में आईपीसी थी, इंडियन पेनल कोड, तो अब शुरू हुई है यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। तो उसमें क्या है कि अभी उसकी एक तो जानकारी नहीं है पूरी तरह से पुलिसकर्मियों को, क्योंकि अभी चूंकि लागू हुई है, नया मामला है, तो इसलिए उसको आधार बना करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जिसमें उसी बीएनएस में जो एफआईआर दर्ज हुई है इस फिरोज कुरैशी के जो आरोपी हैं उन पर, उसमें धारा जोड़ी, जो धारा लगाई गई है, उसके आधार पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है गैर इरादतन हत्या का। यानी कि कल अब मामला कोर्ट में जाता है तो ये पूरे चांस रहेंगे कि उन्हें कम से कम सजा हो जाए इस मामले में। और लेकिन आप लोगों पर जो दर्ज हुआ है, हाँ, वो सांप्रदायिक भावना बिगाड़ने, सद्भाव बिगाड़ने का आरोप है, अशांति का आरोप है, तो ये तो गंभीर धारा है ना। नहीं, ये तो कोई अगर ये कह रहा है कि भाई कोई घटना अगर दिखा रहा है तो बाकी पत्रकारों को भी सोचना पड़ेगा। तो मुझ पे क्यों दर्ज कर रहे हो अकेले पे मुकदमा? जो अखबारों ने, जिन अखबारों ने उस खबर को छापा है, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने छापा है, जिन्होंने टीवी चैनल पर चलाया, उन सब पे मुकदमा दर्ज कर दीजिए। इतनी क्राइम की खबरें रोजाना अखबारों में छपती हैं, टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं, सब पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए। अगर यही आधार है
कि हमने ये दिखाया, तो और उसमें मरने वाला कोई ना कोई होता है, किसी न किसी परिवार को होता है, दो पक्ष होते हैं। अगर पक्षों को ही आधार बना रहे हो तो फिर कर दीजिए मुकदमा सब पर, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस बचेगी इस देश में? ये सोचने वाली बात है। तो शुक्रिया, ये थे वसीम अकरम त्यागी। इनका कहना है कि जो शामली एसपी ने अपने बयान में कहा था इस घटना को लेकर, कहीं ना कहीं वही ट्वीट में इन्होंने लिखा था। तो अगर इन पर एफआईआर हुई है तो शामली के एसपी पर भी एफआईआर होनी चाहिए। और इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें ये देखा गया है कि हमारा नाम उर्दू है, हम मुसलमान हैं, इस वजह से भी हमको टारगेट किया गया है।